हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका इस क्लास में। आज की जो हमारी क्लास है कक्षा 12 इतिहास विषय में, हमारा जो आज चैप्टर है वो 11वां है। और इस 11वें चैप्टर में बोर्ड एग्जाम से कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं उसको आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं। चलिए तो इस क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि इस चैप्टर से जो प्रश्न आने वाले हैं वो है एक वस्तुनिष्ठ और एक लघुत्रात्मक और एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है इस चैप्टर से आने वाला है। वस्तुनिष्ठ हो गया 1 नंबर का, अति लघुत्रात्मक भी 1 नंबर का, लघुत्रात्मक 2 नंबर का और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है वो हो गया 3 नंबर का। इस हिसाब से ये चैप्टर जो है आपके 7 नंबर का चैप्टर है। तो इस चैप्टर से महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनने वाले हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहले आइए शुरुआत करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से। इस चैप्टर से कौन कौन से वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो इस चैप्टर से बनने वाले हैं। तो आपको इसी हिसाब से जो है तैयारी करनी है। आज की क्लास का पहला प्रश्न जो है वो देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है। आपके सामने 4 देशों के नाम दिए गए हैं, भारत, इटली, अमेरिका और वियतनाम। और इन 4 देशों के सामने नाम दे रखे हैं महात्मा गांधी, गैरीबाल्डी, नेल्सन मंडेला और ची मिन। यानी कि उस राष्ट्र के राष्ट्रवाद में जो योगदान देने वाले हैं, उस राष्ट्र के जो जनक माने जाते हैं, उनके सामने आपके नाम दिए गए हैं। क्योंकि जो इस चैप्टर का नाम है वो इसी प्रकार का है, यानी कि महात्मा गांधी से संबंधित है। महात्मा गांधी और जो राष्ट्रीय आंदोलन है, यानी कि भारत में राष्ट्रवाद को जगाने वाले जो महात्मा गांधी जी थे, उसी से संबंधित है। कि अन्य इन 4 देशों में कौन कौन थे, कौन कौन सही है कि इटली में गैरीबाल्डी था, तो बिल्कुल इटली में गैरीबाल्डी थे। जिस प्रकार भारत में महात्मा गांधी जी ने जो आंदोलन किए, महात्मा गांधी ने जो है भारत को आजादी में जितनी मदद दिलाई है महात्मा गांधी ने, उसी प्रकार गैरीबाल्डी का जो योगदान है वो इटली के एकीकरण में रहा था। उसी प्रकार अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में नेल्सन मंडेला का तो जिक्र हमने नहीं पढ़ा था। अमेरिका में जो थे वो कौन थे, जॉर्ज वाशिंगटन थे, जॉर्ज वाशिंगटन। और नेल्सन मंडेला की बात करें तो ये कहाँ के थे, तो ये आपके थे दक्षिण अफ्रीका के। तो यही असुमेलित है, यानी कि जो है संगत नहीं है, असंगत है। तो इसका सही आंसर होगा अमेरिका। और वियतनाम के कौन थे, तो वो थे ची मिन। तो इस पहले ही प्रश्न का जो जवाब हो गया वो कौन सा हो गया, अमेरिका से जो है जॉर्ज वाशिंगटन थे, नेल्सन मंडेला नहीं थे। इसलिए इस चैप्टर का जो राइट आंसर है वो कौन सा हो गया, अमेरिका, नेल्सन मंडेला। इसके बाद में है अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रवाद के पिता कौन हैं। तो अभी बात की थी, भारतीय राष्ट्रवाद के जो पिता हैं वो हो गए आपके महात्मा गांधी। इसके बाद में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, 1915, 1893, 1897 या फिर 1869। तो इसका राइट आंसर क्या है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए कब थे, तो महात्मा गांधी जी गए थे आपके 1893 में। यहां से अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका जो है गए थे। कब गए थे, 1893 में गए थे यहां से, भारत से। और इसके बाद में है 1893 में गए थे, तो अफ्रीका से भारत कब लौटे। अफ्रीका में इन्होंने जो है रंग भेदी जो सरकार थी, नस्ल भेदी सरकार, उसके विरुद्ध जो सत्याग्रह किया था और उसमें सफल भी हुए थे दक्षिण अफ्रीका में। और वहां से भारत कब लौटे, तो ये प्रश्न भी बनता है। वहां से भारत लौटे थे आपके 9 जनवरी 1915 को जो है यहाँ भारत आए थे, 9 जनवरी 1915 को। और इसी 9 जनवरी को महात्मा गांधी जी के भारत आगमन के दिन से ही हम क्या मनाते हैं, 9 जनवरी को जो है प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को जो है मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस। इसके बाद में है गांधी जी का पूरा नाम क्या था, आप सब जानते हो क्या था महात्मा गांधी जी का पूरा नाम, तो मोहनदास करमचंद गांधी। क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी जो है। इस पर विशेष रूप से गौर कीजिएगा, सही से ढंग से जो है ऑप्शन को पढ़ना है, उसके बाद ही जो है आंसर सेलेक्ट करना है। इसके बाद में है किस इतिहासकार ने यह टिप्पणी की है कि दक्षिण अफ्रीका ने ही महात्मा गांधी जी को जो है महात्मा बनाया। किस इतिहासकार ने ऐसा कहा है, कौन थे, रोमिला थापर, चंद्रन देवनेसन, वीर सावरकर या फिर अशोक मेहता। तो वो कौन से इतिहासकार थे जिन्होंने कहा था कि दक्षिण अफ्रीका ने जो है गांधी जी को महात्मा बनाया था। यानी कि दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी ने जो है अपने सत्याग्रह के माध्यम से जो है दक्षिण अफ्रीका की रंगभेदी सरकार को जो है चुनौती दी और वहां पर सफल हुए अपने सत्याग्रह में।
तो वो कौन से इतिहासकार थे? तो चंद्रन देवनेसन जो इतिहासकार है, उन्होंने ये टिप्पणी की थी कि गांधी जी ने जो है दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को जो है महात्मा बनाया था, इतने बड़े जो है ओहदे पर पहुंचा दिया। इसके बाद में प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लाल बाल पाल में शामिल नहीं है? आपने 3 नाम सुने होंगे लाल बाल पाल में। जो प्रसिद्ध व्यक्ति थे, लाल यानी लाला लाजपत राय, बाल यानी बाल गंगाधर तिलक और पाल यानी विपिन चंद्र पाल। तो इसमें से कौन सा वो नहीं है? तो इसमें लाल बहादुर शास्त्री ये नहीं थे, ये तो बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने थे। तो लाल बहादुर शास्त्री इसका राइट आंसर है, क्योंकि हमें बताना है कि लाल बाल पाल में शामिल नहीं है। तो विपिन चंद्र तो है, विपिन चंद्र पाल, गंगाधर तिलक भी है, बाल गंगाधर तिलक, और लाजपत राय भी है, लाला लाजपत राय। इसके बाद में है, निम्नलिखित में से कौन प्रमुख उग्रवादी नेताओं में शामिल नहीं है? यानी कि जो उग्रवादी नेता हैं वो नहीं है। इसमें से एक कौन है उग्रवादी, यानी जो एकदम आक्रोश वाले नेता, गरम जो नेता हैं वो एकदम वो इसमें से नहीं है। तो ये जो 3 नेता थे अभी, लाल बाल पाल, ये तीनों ही उग्रवादी नेता हैं, यानी विपिन चंद्र पाल भी हैं, बाल गंगाधर तिलक भी हैं और लाला लाजपत राय भी हैं। ये उग्रवादी नेता हैं। लेकिन महात्मा गांधी जो हैं ये उदारवादी नेता हैं, उग्रवादी नेता नहीं है। ये जो है सत्य और अहिंसा पर विश्वास करते हैं, यानी कि हिंसक प्रवृत्ति में इनका जो है विश्वास नहीं है, हिंसक प्रवृत्ति पर ये चलते नहीं हैं। अहिंसावादी हैं, यानी कि उदार नेता हैं, एकदम शांत स्वभाव के जो है नेता हैं। इसके बाद में प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? राजनीतिक गुरु कौन थे महात्मा गांधी के? गोपाल कृष्ण गोखले, मोहम्मद अली जिन्ना, बाल गंगाधर तिलक या फिर लाला लाजपत राय? तो इनके जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे? इनके राजनीतिक जो गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। इसके बाद में प्रश्न है, गांधी जी ने अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? 1915 में महात्मा गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, और उसी के 1 साल बाद में यानी कि 1916 में ही महात्मा गांधी ने जो है इस साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। और साबरमती ये जो आश्रम है ये अहमदाबाद के पास गुजरात में है। गुजरात जो राज्य है जहाँ के गांधी जी का, जहाँ पर गांधी जी का जन्म हुआ था, जहाँ के गांधी जी निवासी थे, वहीं पर गांधी जी ने जो है साबरमती आश्रम की स्थापना की थी 1916 में। विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसी प्रकार से जो है प्रश्न आने वाले हैं इस चैप्टर से। भारत में गांधी जी की पहली सार्वजनिक उपस्थिति कौन सी थी? कब गांधी जी ने जो है लोगों के सामने भाषण दिया? भारत में सार्वजनिक उपस्थिति कब सामने आए मंच पर गांधी जी भारत में? तो असहयोग आंदोलन के समय, चंपारण सत्याग्रह के समय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के समय, या फिर साबरमती आश्रम की स्थापना के उद्घाटन के समय? तो पहली जो सार्वजनिक उपस्थिति थी लोगों के सामने आए पहली बार, तो वो भारत में आपके बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जब स्थापना हुई थी, उसके उद्घाटन समारोह में गांधी जी ने जो है जबरदस्त भाषण दिया था। वहीं से जो लोग हैं वो गांधी जी के समर्थक बनने शुरू हो गए थे। यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के समय जो है गांधी जी ने अपनी पहली सार्वजनिक उपस्थिति जो है दी थी। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये भी। इसके बाद में है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो फरवरी 1916 में हुई थी। कब हुई थी? फरवरी 1916 में। फरवरी 1916 में जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा इसका। इसके बाद में है, दिसंबर 1916 की कांग्रेस की वार्षिक बैठक में किस स्थान के किसान ने अंग्रेज नील उत्पादकों के कठोर व्यवहार के बारे में गांधी जी को बताया? कहां से आया था? एक यहाँ पर कांग्रेस की बैठक चल रही थी आपके, कांग्रेस की वार्षिक बैठक दिसंबर 1916 में। यहाँ पर कहां से एक कोई किसान आया था? कहां से आया था वो आपको ऑप्शन में दिए हुए हैं, अहमदाबाद, चंपारण, दांडी और खेड़ा। और वहां पर इसने बताया कि हमारे साथ जो है वहां पर नील उत्पादक जो हैं, जो मालिक हैं इन नील उत्पादकों के, वो जो है किसानों पर क्या कर रहे हैं? बहुत ही कठोर व्यवहार अपना रहे हैं। तो ये कहाँ के किसान ने बताया था? तो चंपारण के किसान ने बताया था। ये चंपारण बिहार से जो है एक व्यक्ति आया था, राजकुमार शुक्ला नाम से एक नाम का व्यक्ति जो था, किसान था, वो आया था गांधी जी के पास में, और उसने यहाँ पर गांधी जी को बताया कि चंपारण में किसानों की जो हालत है वो बहुत ही ज्यादा खराब है, तो आप हमारे वहां पर चलो और जो किसान लोग हैं, किसान भाइयों को क्या करो, न्याय दिलाओ। तो इस प्रकार चंपारण का एक किसान जो है यहाँ पर आया था। और ये जो बैठक हुई थी आपके दिसंबर 1916 में, ये कांग्रेस की जो बैठक है ये हुई कहाँ थी? ये एक प्रश्न है।
इसलिए मैंने पहले आपके बताया नहीं पहले कि ये कहाँ पर है। तो आपको बताना है, दिसंबर 1916 में जो कांग्रेस की वार्षिक बैठक हुई थी, जिसमें ये चंपारण का जो किसान है ये आया था गांधी जी के पास, तो आपको बताना है वो स्थान कौन सा है। चंपारण का जो किसान आया था गांधी जी के पास में दिसंबर 1916 में, तो ये कांग्रेस की वार्षिक बैठक जो है कहाँ आयोजित हुई थी, दिल्ली, मुंबई, बेलगांव या फिर लखनऊ। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, लखनऊ। दिसंबर 1916 में ये कांग्रेस की जो बैठक हो रही थी, ये वार्षिक जो बैठक है ये लखनऊ में हुई थी दिसंबर 1916 में। और इसी में जो चंपारण के किसान थे वो गांधी जी के पास आए थे और उन्होंने किसानों की जो हालत थी उसके बारे में बताया कि नील उत्पादक जो हैं वो किसानों के साथ जो है बुरा व्यवहार कर रहे हैं। इसके बाद में है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ। ये चंपारण का किसान आया था दिसंबर 1916 में इनके पास, तो दिसंबर में आया था, तो फिर वो 16 वाला साल तो चला गया। 1917 में जो है ये चंपारण किसान आंदोलन हुआ था। कब हुआ था, 1917 में। 1917 में चंपारण सत्याग्रह या चंपारण जो किसान आंदोलन है वो हुआ था। इसके बाद में प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व जो है गांधी जी ने नहीं किया। तो अभी हमने बात की चंपारण सत्याग्रह, इसका नेतृत्व गांधी जी ने किया था। और अहमदाबाद मिल मालिक मजदूर संघर्ष इसका भी किया था। और खेड़ा किसान आंदोलन, इन तीन प्रमुख जो आंदोलन है, सत्याग्रह है, इनका गांधी जी ने जो है नेतृत्व किया था। और एक जो बारदोली सत्याग्रह है इसका नेतृत्व गांधी जी ने नहीं किया था, यह 1928 में हुआ था और इसका नेतृत्व जो किया था वो किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है इसका नेतृत्व किया था। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको भी हम आगे लेंगे। बारदोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा इसको भी। और गांधी जी ने इन तीन प्रमुख आंदोलनों का नेतृत्व किया, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मालिक मजदूर संघर्ष और खेड़ा किसान आंदोलन। इसके बाद में प्रश्न है ये कब कब किए गए। तो ये चंपारण सत्याग्रह जो है ये 1917 हो गया। और अहमदाबाद मिल मालिक संघर्ष जो है मालिक मजदूर संघर्ष ये 1918 में हो गया। और बारदोली सत्याग्रह 1928 हो गया। और ये खेड़ा किसान आंदोलन 1918 हो गया। तो तीनों का, चारों का ध्यान रखना। रॉलेट एक्ट नाम से कानून कब पास हुआ। अंग्रेजों ने एक कानून पास किया था रॉलेट एक्ट नाम से, वो कब पास किया था, 1819, 1918, 1919 या फिर 1818। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। 1919 में जो है रॉलेट एक्ट नाम से अंग्रेजों ने कानून पास किया था। इसके बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो 19 अप्रैल 1919 और 18 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 या फिर 6 अप्रैल 1919। तो 1919 में हुआ था, ये तो कंफर्म हो ही गया है। और अप्रैल में हुआ है, ये भी कंफर्म है। आपको तारीख इस की जो है महत्वपूर्ण है, वो आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है हुआ था। अब ये जलियांवाला बाग जो है ये भारत के किस शहर में स्थित है, ये भी एक प्रश्न है। तो जलियांवाला बाग कहां पर है, पंजाब में है। पंजाब का एक शहर है अमृतसर, अमृतसर में स्थित है जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग की जो घटना हुई है वो अमृतसर पंजाब में हुई है। और खिलाफत आंदोलन का जो नेतृत्व है वो किसने किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, अली बंधुओं ने, बर्टन बंधुओं ने या फिर महात्मा गांधी ने। तो खिलाफत जो आंदोलन है इसका नेतृत्व जो किया था वो किया था मोहम्मद अली और शौकत अली ने। और ये थे अली बंधु। कौन थे, अली बंधु। तो अली बंधुओं ने, इस प्रकार के जो है आ सकते हैं, जो ऑप्शन है वो इस प्रकार के भी आते हैं कभी कभार। ये जो नेतृत्व किया था ये मोहम्मद अली और शौकत अली नामक दो जो मुस्लिम भाई थे, अली बंधुओं ने जो है किया था। तो अली बंधु का भी नाम ध्यान रखना, ये दोनों अली बंधु थे। इसी प्रकार से बर्टन बंधु का नाम आपने सुना होगा हड़प्पा सभ्यता में, जो लाहौर से कराची के मध्य जो रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी उसमें बर्टन बंधुओं ने जो है वहां की जो ईंटें हैं वो चुराई थी। हड़प्पा के टीले की ईंटें चुराई थी। बर्टन बंधु थे वो, जॉन बर्टन और विलियम बर्टन नाम थे उनके। इसके बाद में खलीफा जो है वो किसका प्रतीक है, बौद्ध धर्म का, हिंदू धर्म का, तुर्की देश का या सर्व इस्लामवाद का। तो इसका आंसर है सर्व इस्लामवाद का जो है प्रतीक है खलीफा। और इसी से जो है खलीफा से खिलाफत जो आंदोलन है ये मुसलमानों का जो है भारत में हुआ था खिलाफत आंदोलन। और इस खिलाफत आंदोलन के समय तुर्की के सुल्तान कौन थे, ये भी एक प्रश्न है। मैकाले, शौकत अली, मोहम्मद अली, कमाल अत्तातुर्क। तो कमाल अत्तातुर्क जो है ये उस समय तुर्की के सुल्तान थे खिलाफत आंदोलन के समय।
कमाल अत्तातुर्क। असहयोग आंदोलन, असहयोग जो है भारत और गांधी के एक युग का ही नाम हो गया, ऐसा किसने कहा था? ऐसा किस व्यक्ति ने कहा था कि असहयोग जो है ये भारत और गांधी के एक युग का ही नाम हो गया था? असहयोग आंदोलन के बारे में कह रहा है किंग फिशर, जॉर्ज वाशिंगटन, लुई फिशर या फिर जॉर्ज बुश। तो किंग फिशर पर नहीं जाना है, पहले ही ऑप्शन देखकर उसको जो है सही नहीं कर देना है। इसका जो सही आंसर है वो है लुई फिशर। फिशर आपको नाम याद आ रहा होगा, तो वो किंग फिशर नहीं है, वो है लुई फिशर। लुई फिशर ने ही कहा था कि असहयोग आंदोलन जो है ये भारत और गांधी के एक युग का ही नाम है, असहयोग। 1857 के विद्रोह के बाद किस आंदोलन ने पहली बार अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी? एक वो आंदोलन था 1857 की क्रांति, 1857 का विद्रोह, उसने अंग्रेजी राज की नींव हिला दी थी। और उसके बाद में जो पहला विद्रोह हुआ, ऐसा पहला आंदोलन हुआ गांधी जी का, इनमें से कौन सा आंदोलन था जिसने अंग्रेजी राज की नींव हिला दी? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर खिलाफत आंदोलन? तो वो था आपके असहयोग आंदोलन। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न में शामिल कर लीजिएगा इसको, मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न जो है आ सकता है। इसके बाद में है चौरी चौरा कांड किस प्रांत में हुआ? हमें पता है चौरी चौरा कांड गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ है। प्रांत पूछे तो किस प्रांत में करोगे? बंगाल, संयुक्त प्रांत, हैदराबाद या फिर बॉम्बे? जो उत्तर प्रदेश का इलाका है वो है संयुक्त प्रांत। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? संयुक्त प्रांत। गोरखपुर उत्तर प्रदेश का भी नाम ध्यान रखना है, ये जो हुआ था ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। गोरखपुर यूपी में, गोरखपुर जो है उत्तर प्रदेश में है, वहीं पर स्थान है चौरी चौरा स्थान, वहीं पर ये जो है कांड हुआ था। चौरी चौरा कांड जो है ये कब घटित हुआ था? ये घटना कब की है? जनवरी 1920, फरवरी 1922, जनवरी 1921 या फिर फरवरी 1923? तो ये चौरा चौरी कांड हुआ था आपके फरवरी 1922 में हुआ था। फरवरी 1922 में हुआ था चौरा चौरी कांड। इसके बाद में प्रश्न है किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? कौन सी ऐसी हिंसक घटना हुई थी जिसके कारण गांधी जी ने ये जो असहयोग आंदोलन है इसको जो है वापस लेने का निर्णय लिया कि अब हम असहयोग आंदोलन नहीं करेंगे, क्योंकि अब इसमें हिंसक घटनाएं होने लग गई है। गांधी जी जो है हिंसा के विरोधी थे। तो कौन सी घटना हुई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरा कांड, रॉलेट एक्ट लागू होने पर या फिर भगत सिंह की फांसी? किस घटना के बाद? तो ये जो घटना थी वो यही थी, अभी हमने बात भी की थी, फरवरी 1922 में जो चौरा चौरी कांड हुआ था, चौरी चौरा कांड, इसमें जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन ले लिया था इस घटना के बाद में। न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने गांधी जी को 6 वर्ष की जेल की जो सजा है वो कब सुनाई थी? 6 वर्ष की जेल की सजा सुनाई थी, तो वो ब्रूमफील्ड थे न्यायाधीश उस समय। इसी असहयोग आंदोलन के समय ही 1922 में जो है गांधी जी को क्या किया था? इसने 6 वर्ष की जो जेल की सजा है वो सुना दी थी। 6 वर्ष का इन पर राजद्रोह का जो है आरोप लगा था गांधी जी पर और इनको गिरफ्तार कर लिया। और न्यायाधीश जो ब्रूमफील्ड थे इन्होंने 6 वर्ष की जेल की सजा जो है गांधी जी को सुनाई थी 1922 में। निम्नलिखित में से कौन सी दिसंबर 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की विशेषता नहीं है? आपको इसका आंसर सोच समझ कर देना है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार के कठिन प्रश्न दिया जाते हैं कभी कभार। आपको बताना है कि दिसंबर 1929 में कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ है उसकी विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया जाना। क्या इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी? दूसरा है पूर्ण स्वराज की उद्घोषणा। क्या इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी? और इसके बाद में 26 जनवरी 1930 को दूसरा स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा, क्या ये भी घोषणा हुई थी स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा, या फिर उपयुक्त सभी? इसका क्या आंसर होगा? क्या ये तीनों ही जो है विशेषता नहीं है, या इसमें से एक आध कोई विशेषता नहीं है? आपको बतानी है कौन सी इसकी विशेषता नहीं है। तो ये तो है जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया था, पूर्ण स्वराज की जो है उद्घोषणा की थी जवाहरलाल नेहरू ने इसमें। लेकिन ये है इसका जो है ये इसका राइट जो आंसर है वो ये है, क्योंकि ये इसकी विशेषता नहीं है। 26 जनवरी 1930 को दूसरा स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा इसमें नहीं हुई थी। इसमें पहला स्वतंत्रता जो दिवस है वो मनाने की घोषणा हुई थी। इसमें ये जो दूसरा लिखा हुआ है वो यहाँ पर रॉन्ग है, तो इस कारण ये विशेषता इसकी नहीं है। पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी 26 जनवरी 1930 को। इसके बाद में प्रश्न है गांधी जी ने नमक यात्रा की जो पूर्व सूचना है वो किस वायसराय को दी थी? गांधी जी ने जो है दांडी
यात्रा शुरू की थी, तो उससे पहले इस यात्रा की जो सूचना है वो उस समय जो थे वायसराय या गवर्नर जनरल उनको दी थी। तो उस समय कौन थे गवर्नर जनरल या वायसराय? तो वायसराय के पद पर कौन थे? लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड विलियम बेंटिक या फिर लॉर्ड इरविन या लॉर्ड विलिंगडन? कौन थे उस समय? तो लॉर्ड इरविन थे। इरविन को पहले ही कहा था कि हम नमक यात्रा जो है शुरू करने वाले हैं, दांडी जो यात्रा है, दांडी मार्च वो शुरू करने वाले हैं। तो लॉर्ड इरविन को ये पहले ही बता दिया था। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है, से। गांधी जी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की? तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। दांडी यात्रा जो गांधी जी ने प्रारंभ की थी वो कब की थी? 12 मार्च 1830, 6 अप्रैल 1830, 12 मार्च 1930 या फिर 6 अप्रैल 1930? तो 12 मार्च 1930 को ये दांडी यात्रा जो है प्रारंभ की थी। 12 मार्च 1930 को 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने जो है दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। कहां से प्रारंभ की थी, यही अगला प्रश्न है। दांडी यात्रा गांधी जी ने कहां से प्रारंभ की थी? साबरमती आश्रम से, दांडी से, चंपारण से या फिर बंगाल से? तो ये दांडी यात्रा प्रारंभ जो की थी ये दांडी से नहीं की थी, ये साबरमती आश्रम से गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। और खत्म कहां पर हुई? तो दांडी तक जो है ये यात्रा की थी। 240 किलोमीटर की ये जो यात्रा थी, 240 किलोमीटर की ये यात्रा साबरमती से लेकर दांडी तक थी और ये 24 दिन में जो है तय की गई थी। और अपने 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी ने ये यात्रा जो है शुरू की थी। इसके बाद में है, किस कार्यकर्ता ने गांधी जी से कहा कि आप अपने आंदोलनों को पुरुषों तक ही सीमित न रखें, है ना, महिलाओं को भी जो है इसमें शामिल करें? तो कौन थे वो, कौन कार्यकर्ता थे? समाजवादी कार्यकर्ता कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, कमला देवी चट्टोपाध्याय, वल्लभ भाई पटेल? तो इसमें एक ही महिला का नाम है। इसी महिला ने कहा था कि आप जो है पुरुषों को ही शामिल नहीं रखो, सिर्फ महिलाओं को भी जो है आप अपने आंदोलनों में शामिल करो। कमला देवी चट्टोपाध्याय जो समाजवादी कार्यकर्ता है, उन्होंने गांधी जी से कहा था, गांधी जी को समझाया कि आप जो है सबको शामिल करो, सब जो है आपके आंदोलन में भाग लेने चाहिए। इसके बाद में प्रश्न है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? 3 जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे उसमें से क्या गांधी जी ने किसी में भाग लिया था? क्या पहले में लिया था, दूसरे में लिया था या फिर तीसरे में लिया था, या फिर गांधी जी ने किसी भी गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो इसका राइट आंसर क्या है कि गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। 3 हुए थे, उसमें से गांधी जी ने सिर्फ एक ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, वो था दूसरा गोलमेज सम्मेलन। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है ये कब आयोजित हुआ, ये भी ध्यान रखना है। तीनों का ध्यान रखिएगा, तीनों जो सम्मेलन हुए हैं वो कब कब हुए हैं। तो पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था? तो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था आपके 1930 में, और दूसरा हुआ था 1931 में, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 में। तीनों जो है एक साल के अंतराल में हुए हैं। हमारे सामने दूसरा है, तो दूसरा हुआ था 1931 में हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में। 1931 में थोड़ी होगा, हाँ 1931 में। दूसरा 1931 में होगा और पहला 1930 में। ऐसे नहीं रखना कि 1931, 32, 33, ऐसे नहीं हुआ है। पहला 1930 में हुआ, दूसरा 1931 में हुआ, और उसके बाद में तीसरा जो है 1932 में हुआ। ठीक है, और इसके बाद में है लंदन। जब ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसकी बात कर रहे हैं। लंदन से भारत लौटने के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? अब हमें पता है दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1931 में। तो गांधी जी जो है 1931 लंदन में 1931 से जब भारत लौटे थे, तो गांधी जी ने भारत आने के बाद कौन सा आंदोलन शुरू किया था? असहयोग आंदोलन, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन, या फिर खिलाफत आंदोलन? तो गांधी जी ने शुरू किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्योंकि असहयोग आंदोलन जो है ये पहले ही हो चुका था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है शुरू किया था, दांडी यात्रा से ही शुरू हो गया था, और सविनय अवज्ञा आंदोलन इन्होंने शुरू कर दिया। इसके बाद में है, अगर गांधी नहीं होता तो ये दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती, ऐसा किस वायसराय ने कहा था? अपनी बहन को खत लिख रहे थे उस समय, जो है उसी पत्र में कहा था कि गांधी जी अगर नहीं होते तो ये दुनिया बहुत खूबसूरत जो है होती। गांधी जी से जो है जलते थे। कौन कौन थे ऐसे? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड विलिंगडन या फिर लॉर्ड कैनिंग? तो वो कौन थे?
बिल्कुल, आपने ये ऐसा प्रश्न तो आप याद करते ही हो। ये कहा था लॉर्ड विलिंगडन ने। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में भी छपते हैं ऐसे प्रश्न। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? सितंबर 1939, अक्टूबर 1939, नवंबर 1939 या फिर दिसंबर 1938? तो द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? सितंबर 1939 को जो है द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। हिटलर व नात्सियों के कट्टर आलोचक थे। कौन थे कट्टर विरोधी? कौन थे? हिटलर और नात्सियों के, हिटलर और उनके समर्थकों के जो है कट्टर आलोचक, कट्टर जो बुराई करने वाले थे, वो कौन थे? भारत के व्यक्ति थे। कौन? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। क्या दोनों ही थे या फिर दोनों में से कोई एक था या फिर दोनों ही नहीं थे? क्या होगा? क्या दोनों ही थे क्या? तो दोनों ही तो नहीं थे। दोनों ही नहीं थे क्या? नहीं नहीं, कोई तो था। तो चलिए, इस प्रश्न का जो आंसर है वो कैसे होगा? इसका आंसर तो नाथसी, हिटलर व नाथसियों के कट्टर जो आलोचक थे वो कौन थे? महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जो है वो इनके विरोधी नहीं थे, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस वहां गए थे और वहां से हिटलर के पास मिले भी थे। हिटलर से, हिटलर ने जो है इनकी मदद भी की थी। आजाद हिंद फौज का संगठन जो है उन्हीं के साथ हुआ था इनका। तो सुभाष चंद्र बोस जो है हिटलर और इनके नाजियों के समर्थक थे, विरोधी नहीं थे। तो महात्मा गांधी जरूर थे विरोधी। और महात्मा गांधी के साथ और बात करें तो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी प्लस जवाहरलाल नेहरू जो हैं, JLN, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी, ये दोनों ही क्या थे? हिटलर और नाजियों के कट्टर आलोचक थे। इसमें से जो हमारा आंसर है वो क्या है? महात्मा गांधी। ठीक है। इसके बाद में चर्चिल ने क्रिप्स मिशन भारत कब भेजा? चर्चिल जो थे उस समय कौन थे? ब्रिटेन जो देश है वहां के प्रधानमंत्री थे, इंग्लैंड के। इन्होंने क्रिप्स मिशन भारत कब भेजा था? 1947, 40, 46 या फिर 42? इसका जो आंसर है वो क्या होगा? तो क्रिप्स मिशन आया था सर स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में 1940 में, 1942 में आया था। 40 ऑप्शन में है, हाँ 1942 में आया था। 1942 में जो है क्रिप्स मिशन भेजा गया था भारत में। इसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1940, 42, 44 या फिर 46? क्रिप्स मिशन जब आया था ना उसी साल 1942 में, क्रिप्स मिशन भी 1942 में और भारत छोड़ो आंदोलन भी जो है 1942 में शुरू हुआ। कब हुआ? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन भी 1942 में शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन और क्रिप्स मिशन भी 1942 में ही भारत है। दोनों ही जो है सन विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समांतर प्रति सरकारें कहां स्थापित हुई? प्रति सरकारें जो है वो कहां पर स्थापित हुई? सतारा और झांसी, सतारा और मेदिनीपुर, मेदिनीपुर और झांसी या फिर झांसी और कानपुर? तो ये प्रति सरकारें जो स्थापित हुई है ये हुई थी सतारा और मेदिनीपुर में जो है प्रति सरकारें स्थापित हुई थी। इसके बाद में है ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार कब बनी? 1945, 1946, 1947 या फिर 1948? तो ब्रिटेन में लेबर पार्टी की जो सरकार बनी थी वो कब बनी थी? 1945 में बनी थी। लेबर पार्टी की सरकार बनी थी 1945 में। चर्चिल जो है वो प्रधानमंत्री हट गए। अब जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो कौन बने हैं? एटली। लेबर पार्टी के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो कौन थे? एटली। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेबर पार्टी की सरकार। ये जो है भारत को, हाँ, भारत को आजाद करने के पक्ष में थी। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? दोनों ही प्रश्न जो हैं अलग अलग हैं। एक तो अभी हमने पढ़ के आए हैं क्रिप्स मिशन। क्रिप्स जो मिशन था ये कब आया था? तो ये आपके आया था 1942 में। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। और कैबिनेट मिशन जो आया था वो आया था 1946 में। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में आया था कैबिनेट मिशन। इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। इसके बाद में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया था प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, और यह मनाया गया था कब? 16 अगस्त 1946 को। बिल्कुल आप भी सही आंसर दे रहे होंगे इसका। 16 अगस्त 1946 को जो है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है मनाया गया था। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों में ध्यान रखिएगा इसको। इसके बाद में प्रश्न है आजादी के समय भारत के वायसराय कौन थे?
आजादी के समय भारत के वायसराय जो थे वो कौन थे? लॉर्ड वावेल, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन या फिर लॉर्ड इरविन? कौन थे आजादी के समय वायसराय यानी गवर्नर जनरल? वो थे आपके कौन? आजादी के समय जब 1947 में देश आजाद हुआ उस समय कौन थे गवर्नर जनरल? लॉर्ड वावेल, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन या फिर लॉर्ड इरविन? तो कौन थे? तो इसके आपके थे लॉर्ड माउंटबेटन। जब देश आजाद हुआ था 1947 में तो उस समय भारत के जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। और दिल्ली में संविधान सभा के अध्यक्ष ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि से संबोधित किया था? दिल्ली में संविधान सभा के अध्यक्ष ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि से संबोधित किया था? उसमें संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? ये तो प्रश्न है ही इंपॉर्टेंट, अगले चैप्टर में इसको विस्तृत रूप से देखेंगे। डॉक्टर राजेंद्र जो प्रसाद हैं वो हैं इसके अध्यक्ष। भारतीय जो संविधान सभा थी इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने किस नाम से संबोधित किया था गांधी जी को? बापू, संत, महात्मा या फिर राष्ट्रपिता? तो राष्ट्रपिता नाम से संबोधित किया था। किस नाम से? राष्ट्रपिता नाम से संबोधित किया था। इसके बाद में है गांधी जी की हत्या किसने की थी? गांधी जी की हत्या किसने की थी? नाथूराम, हुकुमचंद, भागीरथ या फिर इरविन? तो गांधी जी की हत्या करने वाले कौन थे? गांधी जी की हत्या की थी आपके नाथूराम गोडसे ने। कब की थी? नाथूराम गोडसे ने। तो वही आ जाएगा आगे क्वेश्चन, कब की थी, कब हुई गांधी जी की हत्या? तो 23 जनवरी 1947, 48 या फिर 31 जनवरी 1947, 48? कब हुई थी? 30 जनवरी को हुई थी और ये हुई थी 1948 में। गांधी जी ने जो है भारत की आजादी देखी थी, है ना, भारत को आजाद होते हुए देखा था गांधी जी ने। 30 जनवरी 1948 को जो है इनकी हत्या की गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा। अमेरिका की टाइम पत्रिका ने गांधी जी के बलिदान की तुलना किसके बलिदान से की थी? किसके बलिदान से गांधी जी की तुलना की? जो टाइम पत्रिका छपती है अमेरिका में उसने गांधी जी की जब हत्या हुई थी तो गांधी जी के बलिदान की तुलना की थी अब्राहम लिंकन से की थी। अब्राहम लिंकन से की थी गांधी जी के बलिदान की तुलना। हरिजन नामक जो पत्रिका है वो किसकी है? तो हरिजन किसकी पत्रिका है? गांधी जी की पत्रिका है। विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, हरिजन जो पत्रिका है वो गांधी जी की है। किसकी है? गांधी जी की। हरिजन पत्रिका गांधी जी की है, ऑप्शन ए गांधी जी की। इसके बाद में निम्नलिखित में से ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स नाम से पत्रों का जो संकलन है वो किसने किया था? किसका है ये ए बंच ऑफ लेटर्स? ओल्ड लेटर्स, पुराने पत्रों का पुलिंदा, ये किसका है भाई? महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले, जवाहरलाल नेहरू या फिर वल्लभ भाई पटेल? तो ये आपके किसका है? जवाहरलाल नेहरू का है ये ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स नाम से जो पत्रों का जो पुलिंदा है ये है आपके जवाहरलाल नेहरू का। अखिल भारतीय सविनय अवज्ञा परिषद की स्थापना किसने की थी? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, जे.एम. सेनगुप्ता, पुरुषोत्तम दास? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? इसका राइट आंसर है जे.एम. सेनगुप्ता। जे.एम. सेनगुप्ता ने जो है आपके अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद की जो है स्थापना की थी। इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण जो इस चैप्टर से लघुत्रात्मक प्रश्न, अति लघुत्रात्मक प्रश्न और एक दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न बनने वाला है उसमें से जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है वो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। महत्वपूर्ण जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और लघुत्रात्मक प्रश्न, साथ ही जो अति लघुत्रात्मक प्रश्न है वो इसमें से कौन कौन से बन सकते हैं, ये क्लास के नोट्स हैं और इसमें से जो प्रश्न बनने वाले हैं वो आप देख सकते हो कौन कौन से बनेंगे। अभी हम बात करते हैं। पहला जो प्रश्न है वो है प्रमुख उदारवादी नेता कौन थे? तो इस पर बन सकता है लाला लाजपत राय, ये पंजाब से थे, और बाल गंगाधर तिलक ये महाराष्ट्र से थे, और विपिन चंद्र जो पाल हैं इनका संबंध भारत के बंगाल राज्य से है। तो ये तीन जो प्रमुख
लाल बाल नाम से प्रसिद्ध हैं, ये कौन है? इस प्रकार का अति लघुतरात्मक प्रश्न बन सकता है। तो ये विशेष रूप से तैयार कीजिएगा यहाँ से अति लघुतरात्मक प्रश्न 1 नंबर का। इसके बाद में प्रमुख उदारवादी नेता, इन पर भी एक प्रश्न बनता है और ये कौन थे? तो तीनों के नाम ध्यान रखना, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना और गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण जो गोखले हैं ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। इस प्रकार के प्रश्न आएंगे प्रमुख उदारवादी नेताओं के नाम। और यहाँ पर इन्होंने भारत आते ही गोपाल कृष्ण गोखले जो इनके गुरु थे गांधी जी के, इन्होंने गांधी जी को क्या सलाह दी? तो ये सलाह जो दी थी वो थी कि गांधी जी आप क्या करो, 1 वर्ष भारत का भ्रमण करो, भारत के जनता की स्थिति को समझो। ये इनको सलाह दी थी और गांधी जी ने अपने गुरु की सलाह मानी, राजनीतिक गुरु की सलाह मानी। कौन थे राजनीतिक गुरु? गोपाल कृष्ण गोखले। और उन्होंने 1 साल तक जो है भारत का भ्रमण किया, भारतीय जनता की स्थिति को समझा, किस प्रकार के लोग हैं, अंग्रेज किस प्रकार शोषण कर रहे हैं भारतीय जनता के साथ, किसानों का शोषण, सबका शोषण। तो वो सब स्थिति समझने के बाद में इन्होंने 1916 में जो है अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की स्थापना की और अपनी जो कार्यवाही है वो शुरू की। इसके बाद में एक लघुतरात्मक प्रश्न आप इससे तैयार कर सकते हो। गांधी जी की जो भारत में पहली सार्वजनिक उपस्थिति थी वो कौन सी थी? इस सार्वजनिक उपस्थिति पर एक प्रश्न बनता है, तो इसको भी आप तैयार करना है आपको। तो ये वो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इनकी स्थापना के समय जो 1916 है, फरवरी 1916, इस समय गांधी जी ने यहाँ पर भाषण दिया था, सभी लोगों को जो है जगाया, मजदूरों और गरीबों की तरफ जिसने ध्यान नहीं दिया, भारत के खास वर्ग यानी व्यापारी वर्ग को जो है आड़े हाथ लिया, व्यापारी वर्ग के लोगों को कहा आप जो है ध्यान नहीं दे रहे हो मजदूरों और गरीबों की तरफ। तो और यहाँ पर गांधी जी जो है भारतीय राष्ट्रवाद को जो है सभी भारतीय लोगों तक पहुंचाना चाहते थे, ये इसकी खास बात थी, गांधी जी ने अपने भाषण में कहा था। तो ये यहाँ पर एक प्रश्न तैयार कीजिएगा। हाँ, अति लघुतरात्मक जो प्रश्न है वो भी आ सकता है और जो लघुतरात्मक प्रश्न है 2 नंबर का उसमें भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। और ये तो हमने बात कर ही ली थी वस्तुनिष्ठ प्रश्न में। तो विशेष रूप से ध्यान रखना कांग्रेस की जो वार्षिक बैठक हुई है वो कहाँ पर हुई है? तो लखनऊ में हुई थी, जो दिसंबर 1916 की, हर साल बैठक होती है, 1916 की जो कांग्रेस की वार्षिक बैठक है ये लखनऊ में हुई थी। और यहाँ की खास बात आपको पता होनी चाहिए, यहाँ पर चंपारण का जो किसान था राजकुमार शुक्ला वो आया था और इसने गांधी जी को बताया था कि अंग्रेज जो नील उत्पादक हैं वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं, कठोर व्यवहार अपना रहे हैं, किसानों के साथ जो है बुरा व्यवहार कर रहे हैं, इस बारे में बताया। तो उसी के बाद से जो है गांधी जी ने ये चंपारण सत्याग्रह किया था, इसी से प्रेरित होकर गांधी जी ने देखा किस प्रकार की स्थिति है चंपारण के किसानों की। उसके बाद में ये प्रश्न तो आता ही है कि गांधी जी ने जो है भारत आने के बाद 1916 से 17 से 18 के बीच में कौन कौन से 3 सफल आंदोलनों का नेतृत्व किया था? तो ये तीनों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, ये छोटे प्रश्न में आता है। और अब बात करते हैं सबसे बड़े प्रश्न की, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की, तो वो आएगा असहयोग आंदोलन से। असहयोग आंदोलन के क्या कारण रहे, कब शुरू हुआ, इसका क्या कार्यक्रम थे, कितना प्रसार हुआ इसका? तो इस प्रकार का प्रश्न आएगा असहयोग आंदोलन से। तो पूरे को बड़े विस्तार से समझना है आपको। 1920 में गांधी जी के नेतृत्व में यह आंदोलन चला था और यह अंग्रेजी शासन की सरकार की गलत नीतियों के विरुद्ध एक बड़ा जो है जन आंदोलन था। गांधी जी का मानना था कि भारत में ब्रिटिश जो शासन है ये भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ और इसी सहयोग के कारण जो है टिका हुआ है। इसलिए गांधी जी ने कौन सी नीति अपनी? असहयोग की नीति अपनाकर जो है वो ब्रिटिश शासन को समाप्त करना चाहते थे ताकि जो है स्वराज्य की स्थापना कर सकें। और फिर इसी में इसके कारण, तो सबसे पहला कारण है रॉलेट एक्ट। हालांकि रॉलेट एक्ट पर भी 2 नंबर का प्रश्न आता है। रॉलेट एक्ट क्या है? प्रथम विश्व युद्ध के बाद में ब्रिटिश सरकार ने एक तो प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था, यानी अब आप अखबार में जो है अपने स्वतंत्र जो विचार है वो नहीं छाप सकते। और 1919 में ब्रिटिश सरकार ने जो है रॉलेट एक्ट पास कर दिया था। और ये जो रॉलेट एक्ट है, नाम ये किस पर था? सर सिडनी जो नाम का व्यक्ति था, सर सिडनी रॉलेट, उसके नाम पर ये रॉलेट एक्ट जो है कानून बना। और इसके अनुसार क्या होता था, किसी भी भारतीय को जो है बिना मुकदमा चलाए 2 साल के लिए जो है जेल में कैद किया जा सकता था बिना किसी राजनीतिक कार्यवाही के। और गांधी जी ने इसके विरुद्ध जो है रॉलेट एक्ट के विरुद्ध देश भर में एक अभियान जो है चलाया और गांधी जी के अनुरोध पर ही जो है देश भर में हड़तालों का आयोजन किया गया। और यहाँ से ये प्रश्न भी तैयार करना है कि गांधी जी को रॉलेट एक्ट के विरोध में, रॉलेट एक्ट के समय गांधी जी जब विरोध कर रहे थे तो गांधी जी को कहां से गिरफ्तार किया गया था? तो पंजाब जाते समय इनको गिरफ्तार किया गया था। यहाँ से छोटे प्रश्न भी जो है विशेष रूप से साथ में देखने हैं। ऐसे प्रश्न जो है
अति लघुतरात्मक पे आ जाते हैं। और असहयोग आंदोलन के कारणों की बात करें तो जलियांवाला बाग हत्याकांड इसके कारणों में आता है, और इस पर एक छोटा प्रश्न भी आता ही है। 2 नंबर का भी आता है और 1 नंबर का अति लघुतरात्मक भी आता है। तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन हो रहा था यहाँ पर, और वैशाखी का त्योहार भी था। और यहाँ पर जो लोग इकट्ठे हुए थे इस जलियांवाला बाग में, वो कुछ लोग तो इसके कारण थे और कुछ लोग जो है रॉलेट एक्ट के विरोध में यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। और यही सभा स्थल पर एक अंग्रेज अधिकारी था, जनरल डायर, जिस पर अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। इसने जो है यहाँ पर सभा करे निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। इसके जो सैनिक अफसर थे उन्होंने गोलियां चला दी और इस हत्याकांड में 400 से ज्यादा लोग जो है मारे गए। इसके बाद में असहयोग आंदोलन के तीसरे कांड की बात करें तो खिलाफत आंदोलन। गांधी जी ने जो है हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने के लिए इस आंदोलन का जो है समर्थन किया था। और ये खिलाफत जो आंदोलन है, इस पर छोटा प्रश्न भी आता है। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ था, और ये भारतीय मुसलमानों का एक आंदोलन जो है था। और इस आंदोलन की मांग क्या थी? इस आंदोलन की जो प्रमुख मांग थी वो थी कि पहले के जो तुर्की साम्राज्य के सभी इस्लामी पवित्र जो स्थान है वो तुर्की सुल्तान यानी कि खलीफा के जो है नियंत्रण में पुनः वापस आ जाए। ये इसके प्रमुख मांग थी खिलाफत आंदोलन की। और असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम, इस पर बात कर लेते हैं। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार से मांग की कि सरकार जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड पर जो है अपना खेद प्रकट करे और तुर्की जो देश है उसके प्रति अपने व्यवहार को जो है विनम्र करे और भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए कोई नई योजना जो है वो प्रस्तुत करे। सरकार को चेतावनी भी दी गांधी जी ने कि यदि गांधी जी की ये मांगे नहीं मानी जाएगी तो गांधी जी एक नया आंदोलन शुरू कर देंगे, यानी कि असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर देंगे। सरकार ने गांधी जी की मांगों पर ध्यान नहीं दिया, तो अगस्त 1920 में गांधी जी ने जो है ये असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। यहाँ से प्रश्न विशेष रूप से उठाइएगा, असहयोग जो आंदोलन है ये प्रारंभ कब हुआ? तो अगस्त 1920 में गांधी जी ने इस आंदोलन को प्रारंभ कर दिया था। और इस आंदोलन के कार्यक्रम में क्या क्या शामिल थी बातें, तो ये प्रश्न भी आता है। छोटे प्रश्न में विशेष रूप से ध्यान रखना, लघुतरात्मक प्रश्न में ध्यान रखना, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रमों में कौन कौन सी बातें शामिल थी? तो सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार, दूसरी बात करें तो सरकारी उपाधियों और अवैतनिक पदों का बहिष्कार, सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना। तो ये इसके प्रमुख कार्यक्रम थे असहयोग आंदोलन के। और असहयोग आंदोलन की प्रगति क्या रही? तो बस यही जो कार्यक्रम थे, इसी कार्यक्रम जो है ये संपन्न हुए कार्यक्रम। कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को जो है के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। असहयोग आंदोलन के हाथ शुरू करेंगे ऐसा प्रस्ताव जो स्वीकार किया गया था, ये कोलकाता अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। और हजारों विद्यार्थियों ने जो है सरकारी स्कूलों तथा कॉलेजों का बहिष्कार किया। वकीलों ने अदालत जाने से मना कर दिया। वही कार्यक्रम की बातें जो है लागू हुई और अनेक नगरों में हड़तालें हुई। और 1921 में बात करें तो 396 हड़तालें हुई और यहाँ पर 6 लाख मजदूर जो है वो शामिल थे इसमें। साथ ही उत्तरी आंध्र के पहाड़ी लोगों ने वन्य कानून का उल्लंघन किया, अवध के किसानों ने टैक्स नहीं चुकाया और स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार हुआ और विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई, उनका बहिष्कार जो है किया गया। और अनेक सरकार ने क्या किया, तो अंग्रेज सरकार ने बहुत सारे कांग्रेसी जो नेता थे उनको जेलों में बंद कर दिया, गिरफ्तार करके। इसके बाद में चोरी चोरा कांड पर भी प्रश्न आता है और ये असहयोग आंदोलन में भी शामिल है। इस पॉइंट को आप असहयोग आंदोलन में भी लिखोगे। असहयोग आंदोलन की जो समाप्ति हुई है वो इसी कारण हुई है, गांधी जी जो है हिंसा के पक्ष में नहीं थे। इस हिंसक घटना की वजह से गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था। और ये जो घटना हुई है इस पर 1-2 नंबर का प्रश्न भी तैयार करना है चोरी चोरा कांड पर। ये फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चोरी चोरा नामक स्थान पर शांतिपूर्ण जुलूस को पुलिस ने दबाना चाहा, जिस कारण उत्तेजित जो भीड़ थी उसने पुलिस चौकी को आग लगा दी और इसमें कई पुलिस जो है वो मारे गए थे। और गांधी जी ने इसी घटना के कारण असहयोग आंदोलन को बंद करने का निर्णय लिया। और गांधी जी पर मार्च 1922 में इस घटना के कारण ही मार्च 1922 में क्या राजद्रोह का जो है आरोप लगाया था और इसको गिरफ्तार कर लिया गांधी जी को। और एक न्यायाधीश थे ब्रूमफील्ड, उन्होंने गांधी जी को 6 वर्ष की जो जेल की सजा है वो सुनाई थी। प्रभाव क्या रहा असहयोग आंदोलन का, इस पर छोटा प्रश्न भी आता है 2 नंबर का। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी विशेष रूप से ध्यान रखना ही है। लुई फिशर नाम का एक व्यक्ति है, इसने कहा कि गांधी जी असहयोग जो है ये गांधी जी और भारत के जीवन के एक युग का जो है नाम हो गया था। असहयोग जो है असहयोग आंदोलन को संदर्भित करते हुए कहा है लुई फिशर ने। और यह शांति की दृष्टि से नकारात्मक है, किंतु प्रभाव की दृष्टि से देखें तो इसका सकारात्मक प्रभाव जो है रहा था, यानी शांति इसमें नहीं थी, लोग जो है शांत नहीं थे इसमें,
ये सकारात्मक प्रभाव इसका देखें तो भाई इसका क्या प्रभाव रहा, तो सकारात्मक रहा प्रभाव, भारत के पक्ष में रहा, और ये स्वशासन के लिए एक प्रशिक्षण था। दूसरे पॉइंट की बात करें तो 1857 के विद्रोह के बाद पहली बार जो है इस असहयोग आंदोलन ने अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी थी, और असहयोग आंदोलन में राष्ट्रीय आंदोलन को व्यापक और जनप्रिय जो है बना दिया था। असहयोग आंदोलन ने देशवासियों में राष्ट्रीयता का प्रसार किया, और 1922 तक जो है गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रवाद को एकदम जो है परिवर्तित कर दिया था। इस प्रकार का एक असहयोग आंदोलन पर विशेष रूप से प्रश्न तैयार कीजिएगा, और यहाँ से छोटे प्रश्न में भी आप चौरी चौरा कांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड और असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम और इसके साथ साथ रॉलेट एक्ट पर प्रश्न तैयार कर सकते हो। इसके बाद में बात करते हैं, एक यहाँ से प्रश्न आता है हमेशा, जन नेता के रूप में महात्मा गांधी जी का क्या योगदान रहा, किस प्रकार वो जन नेता के रूप में उभरे गांधी जी। तो इसमें हम प्रमुख पॉइंट क्या लिखेंगे, असहयोग, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 3 नंबर का प्रश्न जो आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिसमें 100 शब्द लिखने होते हैं, उसमें से ये तैयार करना है। असहयोग आंदोलन के बाद गांधी जी जन नेता के रूप में स्थापित हो गए थे, और इसमें पॉइंट बनाकर जो है इस प्रश्न को लिखना है। सबसे पहला लिखेंगे राष्ट्रीय आंदोलन को जो है, जो राष्ट्रीय आंदोलन थे गांधी जी के, उन राष्ट्रीय आंदोलनों को गांधी जी ने जो है जन आंदोलन में परिवर्तित जो है कर दिया था, परिणित कर दिया था। यानी कि एक बड़ा जो है जनता इसमें शामिल हुई थी। राष्ट्रीय देश का आंदोलन है तो उसमें जनता भाग लेगी। 1922 तक गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रवाद को एकदम जो है परिवर्तित कर दिया था, और इस प्रकार फरवरी 1916 में गांधी जी ने जो अपनी पहली सार्वजनिक उपस्थिति दी थी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, वहां पर उन्होंने जो अपना भाषण दिया था, उसमें भाषण में जो वादा किया था वो पूरा किया यहाँ पर। अब ये जो आंदोलन है ये श्रमिक, व्यवसायिकों, बुद्धिजीवियों का आंदोलन नहीं रहा है। अब यहाँ पर जो है हजारों श्रमिक, कारीगर, किसान और आम जनता जो है इसमें शामिल होने लग गई है, और इसमें इनमें से कई जो लोग थे वो गांधी जी के प्रति आदर प्रकट करते हुए उन्हें महात्मा जो है कहने लगे थे, और गांधी जी साधारण वेशभूषा धारण करते थे, आम जन की भाषा बोलते थे, और लोगों के बीच एक साधारण धोती में जाते थे, और प्रतिदिन चरखा चलाते थे। मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम में गांधी जी जो है कोई भेदभाव नहीं करते थे। दूसरे पॉइंट की बात करें तो गांधी जी जो है किसानों के हितैषी थे, तभी तो जन नेता बने वो। किसान जो लोग हैं वो किसान गांधी जी को अपना सच्चा हितैषी मानते थे। जो किसान हैं, अन्य जो लोग हैं, भारतीय जनता है, ये गांधी जी को गांधी बाबा, गांधी महाराज, महात्मा, यानी एक चमत्कारिक पुरुष जो है मानती थी। और ये किसानों को दमनात्मक अधिकारियों से सुरक्षा करने वाले, ऊंची दर के करों से मुक्ति दिलाने वाले, और उनके जीवन में मान मर्यादा और स्वायत्तता वापस लाने वाले व्यक्ति थे। और किसानों की दृष्टि में गांधी जी एक चमत्कारी व्यक्ति थे, और किसानों को लगता था कि गांधी जी जो है हमारे ऊपर जो किसान, अंग्रेज जो हमारे ऊपर शोषण कर रहे हैं, इनसे मुक्ति जो है दिला सकते हैं। और तीसरे पॉइंट की बात करें तो इस गांधी जी के जो है उद्योगपति और व्यापारी, ये दोनों ही जो है गांधी जी के आंदोलनों के समर्थक रहे, तो ये पॉइंट भी आप लिख सकते हो। कांग्रेस में कुछ भारतीय उद्योगपति और व्यापारी भी शामिल हो गए थे। उनकी सोच थी कि अंग्रेजों द्वारा जो उनका शोषण किया जा रहा है, क्योंकि अंग्रेज जो है सिर्फ किसानों का ही शोषण नहीं कर रहे थे, उद्योगपति और जो बिजनेसमैन थे बड़े बड़े, उनका भी जो है शोषण कर रहे थे। तो यही वो सोच रहे थे उद्योगपति भी कि अब जो है स्वतंत्र भारत में हमारा जो शोषण है वो समाप्त हो जाएगा। चौथे पॉइंट की बात करें तो गांधी जी और उनके कुछ अन्य नेता थे, उनकी वजह से भी जो है गांधी जी एक जन नेता बने। यानी जो बड़े बड़े लोग थे वो भी गांधी जी से जुड़ गए, जिसमें महादेव भाई देसाई है, वल्लभ भाई पटेल, जेबी कृपलानी, सुभाष चंद्र बोस, अबुल कलाम आजाद और जवाहरलाल नेहरू और सरोजनी नायडू, गोविंद वल्लभ पंत और श्री राजगोपालाचारी जैसे जो व्यक्ति हैं, इस प्रतिभाशाली वर्ग ने जो है गांधी जी से जोड़ लिया था खुद को। इसके बाद में समाज सुधार भी किया गांधी जी ने, समाज सुधार के रूप में गांधी जी 1924 में जब जेल से छूटे तो उन्होंने अपना जो पूरा ध्यान है वो खादी को बढ़ावा देने और छुआछूत जैसी सामाजिक जो बीमारियां हैं उनको मिटाने, साथ ही बाल विवाह को रोकने में जो है अपना टाइम बिताया। और उन्होंने हिंदू मुसलमानों के बीच भाईचारे पर बल दिया, और उन्होंने विदेशों से आयातित वस्त्रों को पहनने के स्थान पर जो स्वदेशी वस्त्र हैं इन पर जो है इनको पहनने पर जो है जोर दिया था, यानी खादी पहनने पर जोर दिया था इन्होंने। इसके बाद में यहां से एक प्रश्न आता है कि चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक क्यों चुना गया। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और लघुत्तरात्मक प्रश्न दोनों में विशेष रूप से ध्यान रखना। दोनों प्रश्नों में चरखा जो है गांधी जी को बहुत प्रिय था। वह अपने खाली समय में जो है चरखा चलाते थे और स्वयं जो है कती खादी से बने वस्त्र ही पहनते थे, यानी मशीनों से बने वस्त्र नहीं पहनते थे। उनका मानना था कि आधुनिक युग में जो मशीनें हैं इन्होंने आदमियों को गुलाम बनाकर रख दिया है अपना,
और बेरोजगारी को बढ़ावा दिया है, यानी लोग बेरोजगार हो गए हैं, मशीनों पर कम आदमी काम करे तो चल जाता है, लोग जो है बेरोजगार हो गए हैं, इसलिए गांधी जी ने इन मशीनों की आलोचना की। इसीलिए तो ये चरखा राष्ट्रवाद का प्रतीक बना। स्वदेशी वस्त्र जो है पहनो, विदेशी वस्त्रों की होली जलाओ। गांधी जी के अनुसार भारत एक गरीब देश है और चरखे के द्वारा लोगों को जो है आमदनी प्राप्त होगी और जिससे वो खुद जो है काम करेंगे तो स्वावलंबी जो है बनेंगे। बेरोजगारी और गरीबी से जो है छुटकारा दिलाने में यह चरखा जो है मदद करेगा। इसी कारण चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक चुना गया। और गांधी जी के अनुसार मशीनों से काम करके लोग जो है मौत के मुंह में धकेले जा रहे हैं, इसलिए बेरोजगारी के दल उन्हें जो है बेरोजगारी के दलदल में फेंका जा रहा है। तो ये इस पर विशेष रूप से एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी आप तैयार कर सकते हो। इसमें चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक क्यों चुना गया। और असहयोग आंदोलन समाप्त होने के बाद कई वर्षों तक गांधी जी ने जो है खुद को समाज सुधार के कार्यों से जोड़ा रखा था और 1928 में उन्होंने पुणे राजनीति में आने की सोची थी। यहां से छोटे प्रश्न भी तैयार करना। साइमन कमीशन पर, बारदोली सत्याग्रह पर। साइमन कमीशन जो है भारत की स्थितियों की जांच पड़ताल के लिए आया था और इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। इसमें टोटल 7 सदस्य थे। जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे और 7 ही अंग्रेज थे, एक भी भारतीय नहीं था। तो इसका भारतीयों ने विरोध किया और इसके विरोध में एक अभियान जो है चला था। 1928 में यह भारत आया था। यहां से विशेष रूप से ध्यान रखना 1927 में इसका गठन हुआ था ब्रिटेन में और ब्रिटेन से ये यहाँ पर भारत भेजा गया था। 1928 में आया और लोगों ने इसका विरोध किया, काले झंडे दिखाए इसका विरोध में और साइमन गो बैक के नारे लगाए, साइमन वापस जाओ। और बारदोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व है ये वल्लभ भाई पटेल ने किया था गुजरात में, ये भी ध्यान रखना। गांधी जी जो है इन दोनों में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन गांधी जी ने अपना आशीर्वाद जो है इन दोनों आंदोलनों को दिया था। इसके बाद में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन पर विशेष रूप से प्रश्न तैयार कर लीजिएगा। दिसंबर 1929 का जो है इसके अध्यक्ष कौन थे, इसका प्रश्न भी आता है। जवाहरलाल नेहरू बने थे और पूर्ण स्वराज की घोषणा जो है इसमें हुई थी और 26 जनवरी 1930 को राष्ट्रीय ध्वज जो है फहराने की बात इसमें कही गई थी कि पहला स्वतंत्रता दिवस जो है हम मनाएंगे, गाना भी गाएंगे, इसमें भक्ति गान होगा इसमें। और सभी ने अवज्ञा आंदोलन चलाने का निर्णय भी जो है हुआ दांडी यात्रा के बाद। दांडी यात्रा शुरू हुई थी। इसके बाद में जब ये स्वतंत्रता दिवस मनाया उसी के बाद से गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का जो है निर्णय लिया। दांडी यात्रा और यहां से सविनय अवज्ञा आंदोलन पर एक प्रश्न जो है तैयार कर लीजिएगा। दीर्घ उत्तरीय निबंधात्मक प्रश्न भी आप तैयार कर सकते हो बड़े में, ताकि छोटा प्रश्न तैयार हो जाएगा। निबंधात्मक प्रश्न, क्योंकि इस चैप्टर से निबंधात्मक प्रश्न अक्सर आते रहते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है गांधी जी की दांडी यात्रा से शुरू हुआ था और गांधी जी ने घोषणा की कि वह ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक बुरे नमक कानून को तोड़ने के लिए जो है यात्रा का नेतृत्व करेंगे, क्योंकि नमक की अहमियत गांधी जी को पता थी कि नमक बनाने और बेचने पर सिर्फ अंग्रेजों का ही एकाधिकार था। नमक जो है सभी के भोजन में प्रयोग होता था, फिर भी लोगों को नमक बनाने से रोका गया था और ऊंचे दामों पर जो है अंग्रेज नमक को बेचते थे और भारतीयों को ऊंचे दामों पर इसको खरीदना पड़ता था। नमक कानून तोड़ने का मतलब था अंग्रेजी सत्ता को चुनौती देना। इसी को मुद्दा बनाते हुए गांधी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो है ये आंदोलन शुरू कर दिया था और गांधी जी ने जो है नमक यात्रा की जो पूर्व सूचना है ये लॉर्ड इरविन को दी थी। लॉर्ड इरविन को पहले ही सूचना दी थी इसकी, लेकिन लॉर्ड इरविन जो है इसके महत्व को नहीं समझ सका और गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से समुद्र की ओर चलना शुरू किया और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर मुट्ठी भर नमक बनाकर जो है नमक कानून तोड़ा गांधी जी ने और वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है पूरे देश में फैल गया। अनेक स्थानों पर लोगों ने जो है सरकारी कानूनों का उल्लंघन किया। कुछ कस्बों में फैक्ट्री मजदूर जो है हड़ताल पर चले गए। वकीलों ने ब्रिटिश आंदोलन का बहिष्कार किया और विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल कॉलेज में पढ़ने से जो है इनकार कर दिया। गांधी जी ने आह्वान किया कि सभी भारतीय वर्गों को अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अपना असंतोष प्रकट करने के लिए जो है प्रेरित किया और नमक सत्याग्रह के सिलसिले में गांधी जी सहित लगभग 60,000 लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया था बाद में। और वसना गांव में गांधी जी ने जो है ऊंची जाति के लोगों को दलितों की सेवा करने के लिए जो है कहा था और गांधी जी की सभाओं में सभी जातियों के पुरुष महिलाएं जो शामिल हो रही थी और गांधी जी दांडी यात्रा से पूरे विश्व की नजर में आ गए थे गांधी जी। और इस यात्रा को यूरोप व अमेरिकी प्रेस ने अपने समाचार पत्रों में भी जो है बहुत अधिक स्थान दिया था और विशेष रूप से अमेरिका की जो टाइम पत्रिका है उसमें। और समाजवादी कार्यकर्ता कमला देवी चट्टोपाध्याय, जैसा कि हमने छोटे प्रश्न में भी देखा था इसको, कि गांधी जी को इसने समझाया था कि वे अपने आंदोलनों को सिर्फ पुरुषों तक ही सीमित नहीं रखें, महिलाओं को जो भी भाग लेने की अनुमति दे, महिलाओं को भी प्रेरित करे इस आंदोलन में शामिल होने की। और दांडी यात्रा एक ऐसी प्रथम राष्ट्रवादी घटना थी
जिसमें महिलाओं ने भी जो है बढ़ चढ़कर भाग लिया था और महिलाओं ने नमक और शराब कानून का उल्लंघन करते हुए अपनी सामूहिक गिरफ्तारियां भी दी थी। और दांडी यात्रा के कारण अंग्रेजों को यह आभास हो गया था कि अब उनका जो शासन है वो बहुत दिनों तक नहीं चलेगा और उन्हें भारतीयों को भी जो है सत्ता में हिस्सा देना पड़ेगा। अंग्रेजों के साथ संवाद। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों से संवाद करने के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया था। गोलमेज सम्मेलन पर जो है प्रश्न तैयार करना है आपको। गोलमेज सम्मेलन कितने हुए, किस प्रकार इसमें किसने भाग लिया, किसने नहीं लिया, तो गोलमेज सम्मेलनों पर एक प्रश्न तैयार करना है। पहला जो गोलमेज सम्मेलन है ये नवंबर 1930 में हुआ। इसमें देश के प्रमुख नेता शामिल नहीं थे, इसलिए इस बैठक में कोई निर्णय जो है नहीं हुआ था, क्योंकि सारे जो नेता थे, अभी हमने बात की थी, सब जो है गिरफ्तार हो चुके थे, तो कौन जाए प्रथम में भाग लेने। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन की सफलता के लिए अंग्रेजों ने जो है जनवरी 1931 में गांधी जी को रिहा किया ताकि ये भाग लें भाई गोलमेज सम्मेलन में। इसके बाद गांधी जी के और इरविन जो गवर्नर जनरल थे, वायसराय थे, इनके बीच में समझौता हुआ जिसको हम बोलते हैं गांधी इरविन समझौता, जिस पर अक्सर प्रश्न आता है गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो मार्च 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ध्यान रखना, गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो मार्च 1931 में। और इस समझौते में क्या बात हुई, तो गांधी जी ने कहा कि मैं दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हो रहा है उसमें भाग ले लूंगा। और इसमें गांधी जी इस गांधी इरविन समझौते की कुछ शर्तें भी है। इसमें शर्तें क्या थी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को गांधी जी वापस ले लेंगे और अंग्रेज जो है वो सभी कैदियों को छोड़ देंगे और तटीय इलाकों में नमक जो उत्पादन है उसकी अनुमति देना, ये प्रमुख ही था कि नमक उत्पादन जो है कर सकते हैं भारतीय लोग, इसको छूट दी गई, अनुमति दी गई कि आप जो है नमक बना सकते हो। दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ इसमें ये 1931 में हुआ था लंदन में, और इसमें गांधी जी ने जो है कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। गांधी जी ने कहा मैं कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं और कांग्रेस पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है। गांधी जी का कहना था कि उनकी जो पार्टी है वो भारत का प्रतिनिधित्व करती है, परंतु उनके इस दावे को 3 पार्टियों ने चुनौती दी थी। कौन कौन सी थी वो? सबसे पहला है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने कहा कि मुस्लिम जो लीग है वो मुस्लिम अल्पसंख्यकों के हित में काम करती है, तो गांधी जी हमारे लिए कोई काम नहीं करते हैं। और दूसरा, रियासतों के जो प्रतिनिधि है उन्होंने कहा कि कांग्रेस का उनके नियंत्रण वाले भूभाग पर कोई अधिकार नहीं है। और अंबेडकर ने भी कहा कि गांधी और कांग्रेस जो पार्टी है वो निचली जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। यानी कि गांधी जी का कहना था कि वो भारत का प्रतिनिधित्व करती है कांग्रेस पार्टी, तो इन तीनों ने कहा कि ऐसा नहीं है, क्योंकि हम अपना अलग अलग प्रतिनिधित्व करते हैं, कांग्रेस हमारे लिए कुछ कर ही नहीं रही है। और गोलमेज सम्मेलन के दौरान गांधी जी ने जो है दलित वर्गों के पृथक निर्वाचिका की मांग का जो है विरोध किया था। यहां से प्रश्न भी आता है, पृथक निर्वाचिका का विरोध किया था कि उन्हें अलग से जो है निर्वाचिका नहीं मिलेगी, लेकिन अंबेडकर जो थे वो इसके समर्थक थे पृथक निर्वाचिका के। गांधी जी का मानना था कि ये जो पृथक निर्वाचिका है इसकी मांग से दलित जो लोग हैं वो समाज की मुख्य धारा से हट जाएंगे, यानी मुख्य धारा में उनका जुड़ाव नहीं हो पाएगा। और दूसरा, गोलमेज सम्मेलन भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका, इसलिए गांधी जी को जो है खाली हाथ जो है भारत लौटना पड़ा। और भारत लौटते ही गांधी जी ने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू कर दिया था। और वायसराय लॉर्ड विलिंगडन ने कहा कि अगर गांधी न होता तो ये दुनिया वाकई खूबसूरत होती। और तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन है ये 1932 के अंत में हुआ और कांग्रेस पार्टी ने इसका बहिष्कार किया था। और इस सम्मेलन के निर्णय के आधार पर 1935 में जो भारत सरकार अधिनियम आया था वो पारित हो गया था और भारत आ गया था। और 2 वर्ष बाद में इसी अधिनियम के आधार पर जो है मताधिकार हुआ और इस चुनाव में 11 प्रांतों में से 8 प्रांत जो है वहां पर कांग्रेस की सरकार मिली थी, यानी कांग्रेस को जबरदस्त जो सफलता है वो मिली थी। और फिर दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था 1939 में। तब गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू ने फैसला किया कि यदि अंग्रेज युद्ध समाप्त होने के बाद भारत को स्वतंत्रता देने पर सहमत हो तो कांग्रेस उनके युद्ध प्रयासों में सहायता दे सकती है, परंतु अंग्रेज सरकार ने उनका प्रस्ताव जो है वो खारिज कर दिया। इसके विरोध में कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने अक्टूबर 1939 में त्याग पत्र दे दिया, यानी ये जो सरकारें बनी थी अभी 1937 में जो चुनाव हुआ था 11 में से 8 प्रांतों में, वो यहाँ पर त्याग पत्र दे दिया, क्योंकि गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू की बात अंग्रेजों ने नहीं मानी। और युद्ध समाप्त होने के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए 1940-41 के दौरान कांग्रेस ने अलग अलग स्थानों पर सत्याग्रह जो है प्रारंभ कर दिए थे। और मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने मुस्लिम बहुल इलाकों के लिए कुछ स्वायत्तता की मांग का प्रस्ताव पेश किया। अब राजनीतिक संघर्ष जो है वो अब तीनों के बीच हो गया है, कांग्रेस, मुस्लिम लीग और ब्रिटिश शासन, क्योंकि मुस्लिम लीग भी अब अपने अलग क्षेत्र की मांग कर रहे हैं पाकिस्तान की। इस प्रकार तीनों के बीच जो है संघर्ष शुरू हो गया था।
पहले सिर्फ भारत वर्सेस ब्रिटेन था, लेकिन अब अलग हो गया है। और 1942 में चर्चिल ने जो है गांधी और कांग्रेस के साथ समझौते का रास्ता निकालने के लिए किसको भेजा? सर स्टेफर्ड क्रिप्स को। यानी कि क्रिप्स मिशन जो है वो 1942 में भारत आया था। और क्रिप्स के साथ वार्ता में कांग्रेस ने इस बात पर जोर दिया कि यदि ब्रिटेन जो है दूसरे विश्व युद्ध में धुरी देशों के विरुद्ध कांग्रेस का समर्थन चाहता है, तो वायसराय को सबसे पहले अपनी कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय सदस्य को जो है एक रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करना होगा। और ब्रिटिश सरकार द्वारा इस पर असहमति देने पर यह वार्ता जो है टूट गई थी। यानी क्रिप्स मिशन यहाँ पर असफल हो गया था। और क्रिप्स मिशन की सफलता के बाद गांधी जी ने जो है अंग्रेजों के खिलाफ, असफलता है यहाँ पर, क्रिप्स मिशन सफल नहीं हुआ था, असफल हो गया था ये। और गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ जो है तीसरा बड़ा आंदोलन जो है भारत छोड़ो आंदोलन करने का फैसला लिया। और भारत छोड़ो आंदोलन पर एक प्रश्न जो है तैयार करना है कहानी को समझते हुए। इस यहाँ से एक दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न है तैयार कीजिएगा, क्योंकि सीधे आने वाला है, या तो असहयोग आंदोलन पर बड़ा प्रश्न आएगा या फिर भारत छोड़ो आंदोलन पर। तो भारत छोड़ो आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, साथ ही असहयोग आंदोलन, तीनों आंदोलनों पर एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है तैयार कर लीजिएगा। अगस्त 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में यह आंदोलन शुरू हो गया और अंग्रेजों ने इस आंदोलन को दबाने के लिए बड़ी कठोरता से काम किया और गांधी जी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन फिर भी जो है देश भर के जो युवा लोग थे उन्होंने हड़तालें की, तोड़फोड़ के माध्यम से ये आंदोलन चलाते रहे। और जयप्रकाश नारायण, इन्होंने भूमिगत होकर, अंडरग्राउंड होकर जो है गतिविधियां करते रहे ये। और अंग्रेजों को इस आंदोलन में दबाने में साल भर से भी जो है ज्यादा टाइम लगा। और ये आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था जिसमें लाखों भारतीय शामिल थे। युवाओं ने अपने कॉलेज छोड़कर जेल का रास्ता अपनाया। अंग्रेज अब समझ गए थे कि अब वह भारत में ज्यादा दिनों तक शासन नहीं कर पाएंगे। और इस आंदोलन के समय जिन्ना तथा मुस्लिम लीग अपना प्रभाव क्षेत्र फैलाने में लगे थे। पंजाब और सिंध में जहां इनका कोई वजूद नहीं था, अपनी ताकत बनाने का मौका मिल गया। द्वितीय विश्व युद्ध और गांधी जी की रिहाई। 1944 में, जून 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति की ओर था, तो गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से छूटने के बाद गांधी जी ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच फैसले को खत्म करने के लिए जिन्ना के साथ कई बार बातचीत की। और 26 जुलाई 1945 में ब्रिटेन में जो है सरकार बनी किसकी? लेबर पार्टी की, और जो भारत को स्वतंत्र करने के पक्ष में थी। और लेबर पार्टी के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? एटली। और इसके बाद में आया कैबिनेट मिशन भारत में, 1946 की गर्मियों में आया ये। और इसका मुख्य उद्देश्य था भारतीय जो संविधान सभा है उसका गठन करना। और इस मिशन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग को ऐसी संघीय व्यवस्था पर राजी करने का प्रयास किया जिसमें भारत के भीतर विभिन्न प्रांतों को जो है सीमित स्वायत्तता दी जा सकती थी। और कैबिनेट मिशन का ये प्रयास भी क्या हो गया? विफल हो गया। कैबिनेट मिशन पर भी एक प्रश्न तैयार कर सकते हो 2 नंबर का। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, जिन्होंने पाकिस्तान स्थापना के लिए जो है लीग की मांग के समर्थन में एक प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान किया। और इसके लिए 16 अगस्त 1946 का दिन तय किया गया। और 16 अगस्त 1946 को जो है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। उसी दिन कोलकाता में खूनी संघर्ष शुरू हो गया था। और यह संघर्ष जो है कोलकाता से लेकर ग्रामीण बंगाल, बिहार, संयुक्त प्रांत और पंजाब तक जो है फैल गया था। स्वतंत्रता और विभाजन। फरवरी 1947 में माउंटबेटन जो है वायसराय बनकर भारत आए थे। उससे पहले थे वावेल यानी वेवेल, और उन्होंने वार्ताओं के लिए अंतिम दौर का आह्वान किया। जब सुलह के लिए उनका अंतिम प्रयास भी विफल हो गया तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि ब्रिटिश भारत को स्वतंत्र तो कर दिया जाएगा लेकिन इसका विभाजन होगा, यानी भारत और पाकिस्तान बनेंगे 2 देश। और इसके लिए 15 अगस्त का दिन तय किया गया। और दिल्ली में संविधान सभा के अध्यक्ष ने गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि से संबोधित किया था। आखिरी बहादुराना दिवस, यानी 15 अगस्त 1947 के दिन गांधी जी कहां पर थे? गांधी जी उत्सवों में, जो दिल्ली में उत्सव हो रहे थे उसमें नहीं थे, गांधी जी कोलकाता में थे। गांधी जी किस प्रकार रहे कोलकाता में? वहां भी न तो किसी कार्यक्रम में भाग लिया और न ही कहीं झंडा फहराया। ऐसा क्यों? क्योंकि गांधी जी को दुख था कि भारत देश आजाद तो हो गया लेकिन भारत के टुकड़े हो गए हैं। गांधी जी ने 24 घंटे का उपवास किया और उन्होंने इतने दिन तक जिस स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था वह एक अकल्पनीय कीमत पर जो है उन्हें मिली थी। यानी कि उनका जो राष्ट्र है वो विभाजित था। हिंदू मुसलमान जो है वो एक दूसरे की गर्दन पर सवार थे। गांधी जी और नेहरू जी के आग्रह पर कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर एक प्रस्ताव पारित किया
और कांग्रेस ने द्विराष्ट्र सिद्धांत को कभी स्वीकार नहीं किया, यानी कि भारत और पाकिस्तान जो दो राष्ट्र हैं, ये कांग्रेस ने भी कभी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा भारत तो पूरा एक ही आजाद होना चाहिए, लेकिन इसका विभाजन हो गया। उसे अपनी इच्छा के विरुद्ध बंटवारे पर मंजूरी देनी पड़ी, तो भी उसका विश्वास था कि भारत बहुत सारे धर्मों और बहुत सारी नस्लों का देश है और उसे ऐसे ही बनाए रखा जाना चाहिए। कांग्रेस ने आश्वासन दिया कि वह अल्पसंख्यकों के नागरिक अधिकारों के किसी भी अतिक्रमण के विरुद्ध हर मुमकिन रक्षा करेगी। बहुत सारे विद्वानों ने स्वतंत्रता के बाद के महीनों को गांधी जी के जीवन का जो है श्रेष्ठतम क्षण जो है कहा था। बहुत सारे विद्वानों ने कहा था कि स्वतंत्रता के जो बाद के महीने हैं, गांधी जी कम ही जिए थे। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया था और उसके बाद में 23 जनवरी को गांधी जी की जो हत्या कर दी गई थी नाथूराम गोडसे द्वारा। तो यही प्रश्न भी बनता है कि ये बाद के जो महीने थे, ये गांधी जी के जीवन के श्रेष्ठतम क्षण थे, तो इसको भी आप तैयार कर सकते हो। श्रेष्ठतम क्षण किस प्रकार के थे, तो प्रमुख जो पॉइंट है इसमें ज्यादा ही हैं, 11 पॉइंट इसमें दिए गए हैं, तो आप इस प्रश्न को भी तैयार कर सकते हो। राष्ट्रपिता के नाम राष्ट्रपिता नाम से सम्मानित गांधी जी गांधी जी जो है भारत को स्वतंत्रता दिलाने वाली शक्तियों में प्रमुख थे। उन्होंने स्वतंत्र व अखंड भारत के लिए आजीवन युद्ध लड़ा, यानी गांधी जी के बारे में प्रमुख पॉइंट जो है वो ध्यान रखने हैं। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हुए विभाजन एवं सांप्रदायिक घटनाओं के बाद भी उनका विश्वास था कि जो बुरी घड़ी है वो बीत चुकी है और भारत के लोग अब सभी धर्मों सभी वर्गों की समानता के लिए जो है कार्य करेंगे। और इसी उद्देश्य से बंगाल में शांति स्थापना के लिए अभियान चलाने के बाद वे दिल्ली आ गए थे और यहां से वे पंजाब के दंगाग्रस्त क्षेत्र की ओर जाना चाहते थे, परंतु उन्हें यह कहकर रोक दिया गया कि वे उन हिंदुओं और सिखों की पीड़ा की बात क्यों नहीं करते हैं जो पाकिस्तान में फंसे हुए हैं। और गांधी जी के आग्रह पर कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर एक प्रस्ताव पारित किया और कांग्रेस ने गांधी जी को आश्वासन दिया कि वह अल्पसंख्यकों के नागरिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध रक्षा करेगी। भारत की स्वतंत्रता के दिन गांधी जी कोलकाता में उपस्थित थे, जहां उन्होंने 24 घंटे का उपवास किया, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि यह स्वतंत्रता अकल्पनीय कीमत पर मिली है। और 30 जनवरी 1948 को एक चरमपंथी नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी थी। और अनेक अवसरों पर गांधी जी का उपहास करने वाली अमेरिकी जो टाइम पत्रिका है उसने जो है उनके इस बलिदान की तुलना अब्राहम लिंकन से की थी, क्योंकि इन दोनों को मानव मात्र की समानता भाईचारे में जो है विश्वास था, अब्राहम लिंकन को भी और गांधी जी को भी थी। और गांधी जी की मृत्यु पर अमेरिकी टाइम ने लिखा कि दुनिया जानती थी कि उसने गांधी जी की मृत्यु पर वैसे ही मौन धारण कर लिया जिस प्रकार उसने लिंकन की मृत्यु पर किया था। और यह समझना एक मायने में बहुत गहरा और बहुत साधारण काम है, यानी मृत्यु को कह रहा है मृत्यु ने मौन धारण कर लिया है। उन्हें राष्ट्रवादी आंदोलन को समर्पित शक्ति के रूप में देखा जाता था। लोक छवि में महात्मा गांधी को देवता का रूप दे दिया जाता था, यानी चमत्कारी पुरुष माना जाता था। और इस कारण बहुत से विद्वानों ने स्वतंत्रता के बाद के महीनों को जो है गांधी जी के जीवन का श्रेष्ठतम क्षण कहा है। हालांकि इस पर प्रश्न नहीं आएगा, निजी पत्रों और आत्मकथाओं में किसी व्यक्ति के बारे में क्या पता चलता है और ये स्रोत सरकारी ब्यूरो से किस प्रकार भिन्न होते हैं, फिर भी एक बार आप इसको देख सकते हो। हालांकि इस पर प्रश्न तो नहीं आने वाला है, लेकिन आप देख सकते हो इसको। चलिए इसी के साथ आज की इस क्लास को एंड करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।